नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के यूपी एग्जाम पे जुड़े हैं दोस्तों। आप सुबह के 9 बज चुके हैं। समय है आपका डेली करंट अफेयर्स का। और डेली करंट अफेयर्स में हम लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ और इसके तरह जितने भी और भी महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं वहां से आपके लिए जितने समाचार आपकी परीक्षा के पाठ्यक्रम के लिए के अनुसार आवश्यक है उन सभी का संकलन आपके लेकर आते हैं इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। और हमारा उद्देश्य होता है कि जो मिशन कलेक्टर 2021 का आपने सपना देखा है, उस सपने को जल्द ही जल्द पूरा किया जाए। और उस सपने में जो एक छोटी सी सहयोग हो करंट अफेयर्स के माध्यम से, वो मैं प्रयास करता हूँ कि वो आपको सहयोग कर सकूं। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और ऑनलाइन आकर अपने सारे फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर कर दीजिए। पहली बार अगर आप इस चैनल पे हो दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, मेरा नाम अनूप उपाध्याय है। मैं आपका मेंटर और कोच हूँ सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। मोर देन 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स का। ज्योग्राफी क्लासेस रोज दोपहर आप लोग 2 बजे करते हो, जिसमें हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ रहे हैं और ज्वालामुखी के बारे में काफी डिटेल में देख रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक है, जिसमें आप लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ रहे हो। और अभी तक आपने इस ज्वालामुखी क्लासेस नहीं देखी है तो इस क्लास को जरूर देख लीजिए, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और ये क्लासेस जो है आपके यूपीएससी, स्टेट पीएससी, नेट जीआरएफ और जहाँ भी आपका, अगर मैं कहूँ तो टीजीटी, पीजीटी, हर जगह आप देखेंगे तो ये ज्योग्राफी क्लासेस आपको आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लासेस रात को 10 बजे आती है दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको अगली क्लासेस में जानकारी दे दूंगा कि इसकी क्लासेस कब से कंटिन्यू होंगी। फिर से करंट अफेयर्स की क्लासेस सुबह 9 बजे आ ही रही हैं और आप लोग इस समय मेरे साथ जुड़ के देख ही रहे हैं। मेंटर 10,000 प्लस और सिलेक्शन 280 प्लस, ये अभी तक के आंकड़े हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है अनअकैडमी यूपी एग्जाम। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया दोस्तों तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जहां आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, बहुत सारे फायदे हैं। फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए, सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। धीरे धीरे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट अभी जुड़े नहीं है। तो भैया अपना उत्साह जो है उसको क्यों खो रहे हो। हर बार बार मैं आपको यही समझाता हूँ कि धैर्य के साथ लगे रहिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। और ये जो धैर्य है, ये धैर्य जो है इसको रखना, मुझे पता है कि बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल काम के लिए ही तो आप बने हुए हो। ईश्वर ने आपकी रचना ही इसलिए की है क्योंकि वो आपसे मुश्किल काम कराना चाहता है। और उस मुश्किल काम के माध्यम से आपको जो फल देगा, वो फल ऐसा देगा जो कि दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलता है। तो आप भाग्यवान हैं कि आपके नसीब में ये कठिन परिश्रम करने को मिला है, आपके नसीब में मुश्किल काम मिला है। दोस्तों, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल के प्ले स्टोर से और उसको इंस्टॉल कर लीजिए दोस्तों आप लोग। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग जैसे ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे और वहाँ कोई भी क्लासेस देखने को करोगे तो आपसे एक रेफरल कोड मांगेगा। और रेफरल कोड आप लोग क्या करो, अनऑब्टेन डालो। उसके बाद आप लोग को जितनी भी फ्री क्लासेस होंगी वो सारी फ्री क्लासेस इस रेफरल को माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अनअकैडमी का जैसे सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों आपको कोर्सेज के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे, उसके आगे चलेंगे जब आप, तो आपको गोल आएगा और आपके सामने ऑप्शंस आ जाएगा कि आपको किस कोर्स के लिए चलना है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए हो तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम चूज कर लो। स्टेट पीएससी के लिए हो तो स्टेट पीएससी, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो उस एग्जाम के लिए आप लोग उसको चूज कर दो। जैसे स्टेट पीएससी की बात करें दोस्तों तो स्टेट पीएससी में आपको बीपीएससी, वेस्ट बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसे करके बहुत सारे स्टेट आए हैं। अगर आपको मेरी क्लासेस देखनी है तो आप यूपीपीएससी सर्च कीजिए और यूपीपीएससी सर्च करके क्या कीजिए, आप लोग प्लस पे आ जाइए, प्लस के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे आ जाइए। उसके बाद आप क्या करेंगे, फी स्ट्रक्चर, जैसे कि 1 महीने की फी आपको 1400 रुपए, 3 महीने की फी 3500 रुपए, 6 महीने की फी 5600 रुपए, 12 महीने की फी 7,000 रुपए, 24 महीने की फी 8,400 रुपए, ऐसे करके फी आएंगे। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज कर लोगे दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कोड अनऑप्टेन, तो इस कोड को यूज करने के बाद वैसे ही आपके फी में क्या होगा, 10% का ऑफ हो जाएगा, 10% का छूट हो जाएगा। और आपका जो फी है वो, जैसे कि 24 महीने की जो फी आपको दिख रही है 8,400 रुपए, वो तुरंत क्या हो जाएगी, 10% ऑफ होने के बाद ये फी हो जाएगी 7,560 रुपए। 12 महीने की जो फी आपको दिख रही है 7,000 रुपए,
ये फी आपको ऑफ होने के बाद हो जाएगी 6,300 रुपये। तो मात्र 6,300 या 7,560 रुपये, मतलब इतने कम फी में आपको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही है, तो सुविधा का लाभ उठाइए। ठीक है, और फटाफट आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मात्र 6 महीने आपके पास बचे हैं दोस्तों प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, मतलब लड़ाई लंबी है, लेकिन आपके उत्साह में भी कहाँ कमी है कि नहीं, बताइए। रेफरल कोड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, इस रेफरल कोड का आप यूज कीजिए और काफ़ी सारे फायदे होने वाले हैं प्लस के सब्सक्रिप्शन से, जैसे कि एजुकेटर के द्वारा आपको लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी, पूरी परीक्षा की तैयारी होंगी, कहीं भी कभी भी आपको असीमित लाइव क्लासेस देख सकते हो। इस समय कोरोना के काल में आपको पता ही है कि लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस ही एक विकल्प है, क्योंकि परीक्षा एक के बाद एक आ ही रही है और हमें अपना बेहतर प्रदर्शन देना है। वीकली प्रश्नोत्तरी मिलेगा, प्लस कोर्स में डाउट क्लियरिंग क्लासेस में होंगी, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज होगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, बहुत सारे फायदे हैं आपके प्लस के साथ। अब हम आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर, जिस पर हम चर्चा करेंगे, द पेरिल्स ऑफ डीरेगुलेटेड इम्परफेक्ट एग्री मार्केट। ठीक है, कृषि मंडियों के बारे में बात हो रही है दोस्तों, और जब बात इस समय कृषि मंडियों की हो रही हो, तो इस समय दिल्ली जो है वो, जो हमारा राजधानी है, वो चर्चा का विषय है। समाचार में आप देख रहे हैं कि देश भर के जो किसान हैं, वो मार्च कर रहे हैं दिल्ली, वो मार्च कर रहे हैं संसद में बैठे हुए जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ों को सुने। दोस्तों, भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, और भारत में कहा जाता है कि 70% से अधिक की जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। लेकिन आज दोस्तों, आज़ादी के 74 साल बाद भी हम देखें तो किसानों की हालत जो है वो बहुत ही खराब। पूरे अगर हम सेक्टर की बात करें दोस्तों, तो हर जगह हम देखते हैं कि सारा सेक्टर जो है वो विकास कई गुना ज़्यादा कर चुका है। कई जगह हम देखते हैं कि जितना लागत लगता है उससे ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलता है, और कई गुना ज़्यादा उससे प्रॉफ़िट मिलता है। लेकिन एक कृषि का सेक्टर ऐसा है दोस्तों, जहाँ की लागत से जो प्रॉफ़िट है, उसके बीच का जो मार्जिन वो बहुत कम है। किसान अपने जीवन का हर फसल, चाहे वो आपका खरीफ हो, चाहे रबी हो, चाहे जायद की फसलें हों, अपने जीवन के जो बहुमूल्य समय है, अपनी जो भी पूँजी है वो उस पे लगा देता है। लेकिन जब उन्हीं सारे अपने उत्पादों के लिए वो मार्केट में जाता है, तो कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जो उसकी लागत है, वो भी नहीं निकल पाता है। कई बार हम देखते हैं दोस्तों कि किसानों को अपने फसलों को फेंकना पड़ता है, क्योंकि किसानों के जो फसल है, उनका जो रेट है, वो उतना भी नहीं होता है कि जिससे वो मंडी तक ले जाने का भाड़ा निकाल पाएँ। इन सारी समस्याओं को हम देख रहे हैं। इन सारी समस्याओं को देखते हुए दोस्तों, सरकार ने कृषि बिल लाया। लेकिन कृषि बिल के अंदर काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं, जो कि ऐसा किसानों को लगता है कि इन किसी बिल के अंदर खामियां हैं, जिससे किसानों के ऊपर जो निजी पूंजीपति या निजी जो सेक्टर है, वो हावी हो जाएगा और किसानों का कहीं ना कहीं शोषण होने लगेगा। इन्हीं को लेकर किसान जो है अपने मांग भी रख रहे हैं। जैसे कि कल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कल जो किसान है, उन्होंने सरकार के तरफ के सामने अपनी 7 मांगों को रख दिया, जिसमें से उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कृषि बिल पास किया है, उन वो तीनों जो कानून पास किया है, वो 3 कानून को क्या करे, वापस ले। इसके अलावा दोस्तों, हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हम किसानों के ऊपर हम देखें तो इस समय की जो समस्या देख रहे हैं, वो समस्या क्या देखते हैं, प्रदूषण की समस्या। और मैंने एक वीडियो भी लेकर आपके समक्ष मैं दिवाली के दिन आया था। आपने देखा भी होगा, उस वीडियो में मैंने कहा था कि ठंडी के दिन में वायु प्रदूषण की समस्या क्यों बढ़ती। ठंडी के दिन में वायु प्रदूषण की समस्याओं के पे जो हम लोग फोकस कर देते हैं, या पूरा का पूरा जो एक तरह से कहें कि उसकी जिम्मेदारी जो हम किसानों के ऊपर डाल देते हैं, कि किसान जो है वो वायु प्रदूषण के लिए पराली के माध्यम से अगर कहें तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। पराली जलाने के कारण दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्रों में हम वायु प्रदूषण की समस्या देखते हैं, लेकिन किसान कहते हैं कि पराली जो है वो समस्या नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन के सेक्टर हो, चाहे आपका ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, चाहे और भी जो अन्य स्रोत हैं, वहां से वायु प्रदूषण की समस्या होती है। लेकिन सरकार उन सारी जगहों पे फोकस ना करने की जगह पे किसानों को ब्लेम करती है और किसानों के ऊपर जुर्माना लगाती है। जैसे कि आपने देखा हो कि विभिन्न विभिन्न राज्य सरकारों ने क्या किया कि अपने यहाँ पराली जलाना जो है वो कानूनन अवैध घोषित कर दिया, कानूनन अपराध घोषित कर दिया, और जो भी किसान पराली जला रहे हैं उनको सजा भी मिल गई। कई लोगों पे जुर्माना भी लगा दिया गया कि आप वायु प्रदूषण कर रहे हैं, और इससे क्या है, हमारे वातावरण प्रदूषण की समस्या देखने को मिल रही है। काफी सारी बीमारियां फैल रही हैं इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा हमने देखा कि बिजली बिल के जो कानून है, उस पर भी बदलाव करने की बात की जा रही है, बिजली के दरों को सस्ती करने की बात की जा रही है।
उसके बाद किसानों को जो सबसे बड़ा डर ये है कि जो एमएसपी है, यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उस पर सरकार क्या कर रही है कि उसको वापस ले रही है। सरकार ने कई बार कहा है कि किसी भी प्रकार से हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको हम वापस नहीं ले रहे हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि सरकार जो है वो लिखित में दे, क्योंकि सरकार की बातों को हमें भरोसा नहीं। ठीक है, लेकिन एक बात हमें और भी ध्यान रखना होगा दोस्तों कि जो ये दिल्ली में आंदोलन हो रहा है या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जो आंदोलन हो रहा है, क्या वो आंदोलन केवल किसानों का आंदोलन है, या किसानों के आड़ में कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रही है? इन पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली में जो आंदोलन हो रहे हैं वो आंदोलन किसानों के आंदोलन है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खासकर जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो इतनी ज्यादा इसके अंदर रुचि क्यों ले रही है, ये कहीं ना कहीं शंका का विषय है। राजनीतिक पार्टियों ने दिल्ली के इन आंदोलनों में जिस प्रकार से अपनी मदद मुहैया कराई, वहां प्रश्न ये भी उठ जाता है कि राजनीतिक पार्टी जो है दिल्ली में किसानों के लिए जो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, उनके रहने का, खाने का, उनके बोरिया बिस्तर का जो इंतजाम कर रही है, वही राजनीतिक पार्टी उस समय ये सारी व्यवस्था क्यों नहीं की जब दिल्ली में कोरोना के समय में लाखों मजदूर दिल्ली छोड़कर अपने अपने गृह राज्य या गृह जनपद की ओर पलायन कर रहे थे? ऐसे भी प्रश्न उठने मिल रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो किसानों को ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक नया विकल्प देने की बात की गई अपने नए किसान बिल पर, इससे किसानों को क्या है समस्या है। किसान कह रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है किसी के साथ अनुबंध कृषि, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा किसानों ने कहा कि हमने ऐसी किसी भी प्रकार के बिल मांग ही नहीं की थी, तो सरकार इस प्रकार के बिल क्यों ला रही है, इस बिल को वापस ले। इसके अलावा जो सातवीं जो अपनी मांग रखी, जो 6 मांगों पे हमने बात कर ली, सातवीं जो मांग रखी किसानों ने, वो किसानों ने मांग रखी है कि डीजल की कीमतों को कम किया जाए, क्योंकि हम सिंचाई के जल के लिए डीजल से जो इंजन होता है उसका उपयोग करते हैं, तो इसलिए डीजल की कीमतों को कम किया जाए। ठीक है, ये सारी जो बातें हैं, जो 7 मांगे हैं, कल जो कि प्रतिनिधि दल था किसानों का, इन्होंने सरकार के साथ जो मीटिंग हुई, सरकार के प्रतिनिधि और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच में जो कल चर्चा हुई कल दोपहर में, इस पर ये चर्चा की। ठीक है, और ये 7 मांग अपने सामने रखी। अब हम पूरे मुद्दे को समझेंगे दोस्तों, पूरे डिटेल में इस मुद्दे को समझेंगे कि पूरा मुद्दा क्या है। और ये जो एडिटोरियल है दोस्तों, ये एडिटोरियल द हिंदू का एडिटोरियल है, द हिंदू से ही लिया हुआ एडिटोरियल है दोस्तों। और ये जो टॉपिक है, ये आपका अगर हम देखें तो इकोनॉमी, इकोनॉमी के अलावा जो टॉपिक है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के अलावा ये टॉपिक जो है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तीनों से रिलेटेड है, क्योंकि एग्रीकल्चर का पोर्शन है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट की जो स्कीम है, सोशल स्कीम, उससे भी रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको जानना होगा। जीएस का पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 3 एंड पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, इन तीनों से रिलेटेड टॉपिक है, जिस पर हम लोग बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे न्यूज क्या है। द eruption of massive farmers protest across India against the Farm Act has shocked this issue uh, of power in Delhi. According to the government, many private market will be established, middlemen would disappear, or farmer would be free to sell to any buyer and farmgate prices would rise. सरकार का पूरा ध्यान ये है कि जो बिचौलियां हैं उनको बीच में से हटाया जाए, और जो किसान हैं वो अपने उत्पादन को कहीं भी देश के किसी भी कोने में ले जाकर बेच सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपने उत्पाद को देश के किसी भी कोने में बेचने के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इस पर बात करेंगे। और एग्री मार्केट क्या है, मंडी क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो भारतीय कृषि मंडी प्रणाली, इस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। हमने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र या उसके आसपास के क्षेत्रों में हमने क्या देखा कि किसानों का भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और केंद्र सरकार के अनुसार अगर हम देखें तो ये जो कृषि कानून है, जिसे कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 एफपीटीसी एक्ट का जो उद्देश्य है वो क्या है, निजी मंडियों की स्थापना करना है। और निजी मंडियों की स्थापना के माध्यम से क्या करना है, किसानों को लाभ पहुंचाना है। ये मंडियां बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर देंगी और किसान के किसी भी खरीदार को अपने उत्पाद को बेचने के लिए स्वतंत्र बनाएगी। ठीक है, बस हम जो देख रहे हैं दोस्तों कि जो प्रदर्शनकारी जो है किसान हैं, जो सरकार के इन दावों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर मंडियां कमजोर होती है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रति किसी मजबूत प्रतिबद्धता के बगैर
निजी बाजारों में विस्तार को प्रोत्साहित किया जाता है, तो इससे क्या होगा कि समय के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली का भी क्षरण होगा। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं कि अगर आप मंडी को कम करेंगे और निजी हाथों में देंगे, तो समय के साथ साथ क्या होगा कि जो निजी खरीदार हैं, वो क्या करेंगे कि आपके एमएसपी के रेट के नीचे लेने की बात करेंगे, और इससे क्या होगा कि एमएसपी का जो रेट है या एमएसपी की जो बात हो रही है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की बात हो रही है, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है, वो भी क्या होगा, धीरे धीरे समय के साथ कमजोर पड़ जाएगा। किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है दोस्तों, ये देश में कृषि मंडी प्रणाली और इससे जुड़े सुधारों के गहन विश्लेषण की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है, और साथ में ही भारत के अन्नदाताओं के लिए कृषि की व्यावहारिकता को सुनिश्चित करने की बात कर रहा है। इसके अलावा हम देखें दोस्तों, तो मंडीकरण के उदारीकरण के लाभ क्या है। तो सबसे पहला हम देखें दोस्तों कि अगर मंडियों के उदारीकरण के बारे में हम देखें, तो सबसे पहला हम क्या देखते हैं कि बराबरी, यानी कि सरकार के द्वारा लागू किए गए जो कानून है, वो किसानों को बगैर किसी शोषण के भय से जितने भी प्रसंस्करणकर्ताओं हैं या थोक विक्रेताएं हैं या खुदरा जो भी बड़े खुदरा कारोबारी हैं या निर्यातक हैं, उनके साथ क्या है, जुड़ने में सक्षम बनाता है। साथ ही क्या है कि ये मंडियां जो है, मंडियों के उदारीकरण के जो लाभ होंगे वो क्या होगा, अनिश्चितता का समाधान होगा, यानी कि इन सुधारों के माध्यम से किसान निजी कंपनियों के साथ अनुबंध में शामिल हो सकेंगे, जो बाजार की अनिश्चितता के जोखिम किसानों को लेकर प्रायोजकों को हस्तांतरित कर देगा, और यह किसानों को आधुनिक तकनीक को बेहतर और आदान प्रदान जो है उनको पहुंच बनाने में क्या होगा, सक्षम बनाएगा। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, निजी क्षेत्र की भागीदारी हो जाएगी। अब ये कानून जो है वो क्या करना चाह रहा है कि इस कानूनी सुधार के माध्यम से राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार तक कृषि उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना हो जाएगी, जिससे कृषि का जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, और मजबूत हो जाएगा, और निजी क्षेत्र को क्या होगा, बढ़ावा देने में ज्यादा निजी क्षेत्र क्या होंगे, इसमें इंटरेस्ट लेंगे, और निजी क्षेत्र जो है इसका निवेश का जो है वो कहाँ, कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा होगा। ठीक है, इसके अलावा हम देखें दोस्तों, तो कृषि में हम देखते हैं कि जैसे मंडियों में सामान जाता है, ठीक है, मंडियों में किसान जब अपने वस्तुओं को लेकर बेचने के लिए जाते हैं, अपने उत्पाद को लेकर बेचने जाते हैं, तो वहां बिचौलियों जो है, ठीक है, और बहुत सारे जो बीच के जो धन हैं वो बिचौलियां क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो सरकार की पूरी योजना है कि बिचौलियों को जो हस्तक्षेप है वो क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए इस कानून के माध्यम से, और किसान के जो विपणन की प्रक्रिया है वो प्रत्यक्ष रूप से जो किसान है अपने विपणन, यानी कि किसान को अगर अपना मार्केटिंग करना है, तो उसको किसी भी प्रकार के एजेंट के ऊपर या बिचौलिए के ऊपर जो निर्भरता है वो समाप्त हो जाएगी, और किसान क्या करेगा, प्रत्यक्ष रूप से जो विपणन होगा, जो मार्केटिंग होगी, उसमें शामिल हो सकता है। ठीक है, और बिचौलियों का अगर हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा, तो किसान को उसकी उत्पादन का जो उचित मूल्य है वो उचित मूल्य किसान के हाथ में पहुंच जाएगा। जो बिचौलिया अपना, जो एजेंट अपना कमीशन देता था, वो कमीशन जो है वो किसानों के पॉकेट में ही चला जाएगा। ठीक है, तो बिचौलियों को समाप्त करने की बात की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें दोस्तों, तो मंडी प्रणाली को समाप्त करने से चुनौतियां क्या क्या हो जाएंगी। ठीक है, पूरे इस न्यूज को अच्छे से समझना है, और इस न्यूज को अच्छे से समझते हुए हमें क्या करना है कि जो रियल में आप लोग को दिख रहा है वो, और रियल में जो है वो, दोनों के बीच में आपको अंतर करना है, क्योंकि आप भविष्य के प्रशासनिक अधिकारी हो, तो आपको रियल चीज जानना है कि रियलिटी है क्या और रियलिटी दिखाया क्या जा रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों की मंडी प्रणाली को अगर समाप्त कर दिया जाए तो क्या क्या चुनौतियां हो जाएंगी दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि आपका एफटीपीसी अधिनियम के पीछे जो आपका ये नया अधिनियम आया है एग्रीकल्चर को लेकर, ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी अवधारणा क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी कि एपीएमसी के द्वारा नियंत्रित मंडियों को ग्रामीण क्षेत्रों के क्रय बाजार पर जो इसका एकाधिकार रहा है, और किसी बाजार के उदारीकरण से किसानों को अपनी बेहतर क्या हो जाएगा, मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मंडी प्रणाली है उसका क्या एकाधिकार है, लेकिन जब निजी क्षेत्र उसमें जुड़ जाएंगे तो क्या होगा कि जो भी किसान है उनको अपने उत्पादन का, अपने उपज का क्या हो जाएगा, बेहतर मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम देखें दोस्तों, तो भारतीय कृषि की संगठनात्मक संरचना किसानों को उनके उत्पादों को कृषि बाजारों से बाहर बेचने के लिए क्या करेगी, विवश करेगी। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो मंडियों के बाहर उत्पादों की व्यापक बिक्री हो सकती है, जैसे कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो आपका धान, गेहूं जो है इसमें लगभग मात्र 29% और मात्र 44% जो उपज है वो मंडियों में बेचा जाता है, जबकि 49% धान और 36% जो गेहूं है वो कहाँ, आपकी उपज जो है वो स्थानीय और निजी व्यापारियों को बेचा जाता है। ठीक है, अभी की स्थिति यही है। ठीक है, यानी कि मंडी जो है वो बहुत सारे उत्पाद जो है, कृषि उत्पाद उसको लेता नहीं है, और जितने भी किसान वो क्या होते हैं, भटकते रहते हैं। ये आप लोग देखते ही होंगे, जानते भी होंगे कि बहुत सारे किसान जो है बार बार जब मंडी जाते हैं
और उनकी वस्तुओं को खरीदा नहीं जाता, उनके उत्पाद को नहीं खरीदा जाता है, तो परेशान होकर क्या करते हैं कि किसी निजी जो भी आपके मार्केट में बैठा हुआ है, कोई सेठ बैठा हुआ, उसको जाके अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं, ठीक है, अपना जो उत्पाद है उसको बेच देते हैं, और जो भी उनको दाम मिल जाता है उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम बार बार जो मंडी ट्रैक्टर से या ट्रक से सामान भर के ले जाएंगे और लेके आएंगे, उसका जो खर्च है वो क्या है कि जितना हमें आय नहीं होगा उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, हमारा लागत लग जाएगा। माफ कीजिएगा। इसके अलावा हम देखें दोस्तों, तो मंडियों की जो अपर्याप्त संख्या है, ठीक है, इससे भी क्या हो रहा है दोस्तों कि जो राष्ट्रीय कृषि आयोग है, इसने अपनी सिफारिश में क्या कहा था कि देश में जो मंडी है, ठीक है, ये जो है इनको और भी मजबूत किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो संख्या वो बहुत कम है, और किसान जो है वो मात्र 1 घंटे में अपनी गाड़ी से मंडी तक पहुंचने में सक्षम हो, और इस प्रकार मंडी के लिए निर्धारित सेवा क्षेत्र को भी क्या कर देना चाहिए, 80 वर्ग किलोमीटर से कम कर देना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसानों को जो है वो मंडियों में अपना सामान लेकर आना, अपने उत्पाद को लेकर आना कठिन ना हो, और क्या किया जाए कि मंडियों की संख्या को बढ़ा दिया जाए कि किसानों को मंडियों तक आने में ज्यादा समय ना लगे, उनका ज्यादा समय ना बर्बाद हो, और किसान जो है वो मंडियों की तरफ ज्यादा जो है वो क्या हो, रुचि लें, ना कि निजी हाथों में बेचने के लिए रुचि लें। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों, तो इसमें क्या है कि अगर 2019 का हम आंकड़ा देखें दोस्तों, तो 2019 में हम देखेंगे कि पूरे देश में लगभग 6,630 मंडियां थी, जिसमें अगर हम देखें तो इनका औसत सेवा क्षेत्र जो था वो 463 वर्ग किलोमीटर था, और जिसको कम करने की बात की गई है कि इसे क्या कर दिया जाए, 80 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कर दिया जाए। ठीक है, अगर ऐसे समय में हम देखें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि देश में जिस आपकी कम मंडियों की संख्या है उनको क्या किया जाए और बढ़ा दिया जाए, कि इससे आपके किसानों के ऊपर क्या हो, लोड ना हो। इसके अलावा हम देखें दोस्तों कि अगर हम अपने यहाँ कृषि का अगर हम क्षेत्र देखें दोस्तों, और किसानों को अगर देखें, तो मैक्सिमम किसान ऐसे हैं जिनके पास छोटे आकार के जोत हैं। ठीक है, और ये जो किसान है उनके जो कृषि योग्य भूमि है वो बहुत कम है। इस प्रकार के किसान को हम क्या कहते हैं, सीमांत किसान कहते हैं। और ये जो किसान है वो अपने विपणन योग्य जो अधिशेष सीमित होने के कारण क्या है कि वो मंडियों तक अपने परिवहन लागत को वहन करना जो है उनके लिए काफी महंगा हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, अपने निजी हाथों में बेच देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको परिवहन लागत जो है वो चुकाना एक बहुत बड़ा क्या है, चुनौती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि वो अपने गांव में जो भी व्यापारी होगा उस व्यापार को अपना सामान भेज देते हैं, उस व्यापारी को अपना उत्पाद बेच देते हैं, चाहे वो कम ही फायदे में हो, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनको नुकसान भी हो जाता है, उनके सीमांत किसानों को, और उनको लगता है कि ठीक है, कम से कम नुकसान हो रहा है लेकिन अपना जो है कुछ तो पैसा आ गया। ठीक है, कभी कभी वो रेट टू रेट बेच देते हैं, तो ये सारी समस्या देखने को मिलती है। लेकिन अगर यही आपकी मंडियां बन जाए, किसानों को कम समय लगे, किसानों को कम परेशानी हो, किसानों को परिवहन लागत कम लगे, तो क्या होगा कि ये अपनी मंडियां में जाएंगे और इनको अपने वस्तु का, अपने उत्पादन का, अपने उपज का सही लाभ मिल सकेगा। सरकार के द्वारा जो प्रस्तावित सुधार है दोस्तों, इसमें अगर हम देखें जो सुधार की बात सरकार कर रही है, इसमें हम देखें कि निजी बाजार को वो क्या कर रही है, कृषि के क्षेत्र में खोल रही है। और निजी बाजार जो है दोस्तों वो पारंपरिक जो मंडियां हैं उनका स्थान भी ले सकती है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मंडियां हैं, इनके व्यापक तंत्र के अभाव में छोटे और सीमांत किसानों को अपनी उपज की बिक्री के लिए क्या करना होता है, स्थानीय व्यापारों पर निर्भर रहना होता है, जिस पर हमने बात की। अगर हम उदारीकृत कृषि बाजारी में निजी निवेश की जो कमी है उस पर हम चर्चा करें दोस्तों, तो हम ये देख रहे हैं कि देश में कई राज्यों में पहले से किसानों को क्या है, सरकारी मंडियों के बाहर अपनी उपज को बेचने की स्वतंत्रता भी दी गई है, कि किसान जो है अगर उनको लगता है कि सरकारी मंडी में उनका जो उपज है उसका सही रेट नहीं मिल रहा है, तो क्या कर सकता है कि सरकारी मंडी के बाहर क्या कर सकता है, अपनी वस्तुओं को बेच सकता है। ठीक है, और देश में अगर हम देखें तो लगभग 18 राज्यों में एपीएमसी के बाहर निजी मंडियों की स्थापना के साथ इन मंडियों को सीधे किसानों के उनको उपज खरीदने की क्या कर दी गई है, अनुमति भी दे दी गई है। इन विधायी परिवर्तनों के बावजूद हम यह देख रहे हैं कि इन राज्यों में निजी बाजारों की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र से कोई महत्वपूर्ण निवेश देखने को अभी भी नहीं मिला है। ठीक है, कृषि बाजारों में निजी क्षेत्र में निवेश की कमी का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो उत्पाद संग्रह और एकीकरण में जो उच्च लागत का होना है, इसलिए निजी सेक्टर जो है इसमें रुचि नहीं दिखा रहा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें दोस्तों, तो जो आपका छोटा तथा सीमांत किसानों की अधिकता के कारण क्या है कि इसमें जो उत्पादन होती है उसमें लागत जो हो जाती है वो ज्यादा लग जाती है, और किसानों को क्या होता है कि अपनी जो उपज है वो क्या होने लगती है, महंगी लगने लगती है, और उसको अपने उपज के अनुसार हम देखते हैं कि क्या मूल्य नहीं मिलता है। दूसरा अगर हम बात करें, अगर दोस्तों तो हम देखेंगे कि जो अधिकांश खुदरा श्रृंखलाएं जो है वो सीधे किसानों
की बजाय मंडियों से बड़ी मात्रा में फल और सब्जियां जो है वो खरीदना पसंद करती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो उच्च मूल्य से जुड़े साक्ष्यों का जो अभाव है, जैसे कि हम देखते हैं दोस्तों कि वर्तमान में देश के जो विभिन्न हिस्से हैं, उसमें काफी सारे निजी बाजार जो है सक्रिय हैं, और इस बात के लिए कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि इन बाजारों के किसानों का एपीएमसी की तुलना में अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हम नहीं कह सकते कि निजी बाजार जो है वो क्या कर सकते हैं, एपीएमसी से ज्यादा अधिक मूल्य देंगे, क्योंकि अभी तक कोई साक्ष्य मिला नहीं है। इसके अलावा हम देखें दोस्तों, तो लेन देन की जो लागत मंडी करों से अधिक होती है, तो इस लागत को किसानों को कम कीमत पर हस्ताक्षर किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर हम कहना चाहें तो इसके माध्यम से क्या होगा कि इसके कारण किसानों के ऊपर क्या हो जाएगा, दबाव और अधिक बढ़ जाएगा। इसके अलावा हम देखें दोस्तों, तो जो एपीएमसी प्रणाली जो है वो कमजोर होती है और निजी बाजार पर्याप्त शोषण का स्थान नहीं लेते, तो उस स्थिति में क्या होगा कि इस क्षेत्र में बड़ी रिक्तता की स्थिति बन जाएगी, और ऐसी आशंका भी बन सकती है कि इसका स्थान जो है वो गैर विनियमित व्यापारियों के द्वारा ले लिया जाएगा, जिससे किसानों की चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इस बिल में अगर हम देखें दोस्तों, तो इस बिल का क्या प्रोविजन है, क्या अपोजिशन है, तो आपका जो बिल है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, तो इसमें प्रोविजन क्या है, द टू क्रिएट एन इकोसिस्टम वेयर फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एंजॉय द फ्रीडम टू सेल एंड परचेज। एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाए जहां की आपके जो किसान हैं और जो आपके व्यापारी हैं वो क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं अपने वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए। ठीक है, और जो कि आपके एपीएमसी के बाहर होगा, और ये जो मंडियां होंगी आपके अंडर स्टेट एपीएमसी के अंदर रजिस्टर्ड होंगे। दूसरा क्या है, टू प्रमोट बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रेड फॉर फार्मर्स प्रोड्यूस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा किस चीज का प्रोत्साहन करना है कि इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट, यानी कि राज्य के अंदर या राज्य के बाहर जो है व्यापारियों को क्या किया जाए कि बैरियर फ्री किसी भी प्रकार से रोक टोक ना हो, ये क्या करते हैं अपने उत्पादों को बेच सकें। इसके अलावा क्या है, टू रिड्यूस मार्केटिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड हेल्प फार्मर इन गेटिंग बेटर प्राइस। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ज्यादा से ज्यादा मंडियों के बारे का स्थापना करना, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात का खर्च जो है वो कम हो जाए, और जो किसान है उनको उनका उचित मूल्य मिल पाए अपने उन वस्तुओं का। टू प्रोवाइड अ फैसिलिटी फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, और ज्यादा से ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉनिक जो आपका ट्रेडिंग है इसकी सुविधा दी जाए। अपोजिशन में क्या कहा जा रहा है कि स्टेट विल लूज रेवेन्यू एज दे वॉन्ट बी एबल टू कलेक्ट मंडीज फीस इफ फार्मर सेल देयर प्रोड्यूस आउटसाइड द रजिस्टर्ड एपीएमसी मार्केट। अब इसमें कहा जा रहा है कि राज्य सरकार को सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि राज्य जो है वो जो एपीएमसी मार्केट के अगर बाहर रजिस्टर्ड अगर कोई मंडी होगी जहां फार्मर्स अपने सेल उत्पादों को जाकर बेचते हैं, तो राज्य के पास क्या है कि राजस्व इकट्ठा करना जो है वो उसके लिए कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राजस्व में उसकी कमी हो जाएगी राज्य की। इसके अलावा देखें कि व्हाट हैपेंस टू कमीशन एजेंट इन स्टेट इफ एंटायर फार्म ट्रेड मूव्स आउट ऑफ मंडी। ठीक है, इसके अलावा जो कमीशन एजेंट है उनका क्या होगा, अगर पूरे फार्मर जो किसान है वो क्या करें कि मंडी के बाहर जाके अपने उत्पादों को बेच दें। इट मेनी इवेंचुअली एंड द एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ठीक है, एमएसपी की के बारे में बात की जा रही है कि कहीं ऐसा कि नहीं कि एमएसपी खत्म हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग लाइक ई नाम यूजेस फिजिकल मंडी स्ट्रक्चर। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मंडी है जैसे कि ई नाम, ये क्या है आपका फिजिकल मंडी स्ट्रक्चर की स्थापना, इन सारी चीजों पर बात की जा रही है, जिस पर हम लोग ऐसे डिटेल में भी देख रहे हैं। मंडी और संरचनात्मक में मात्रात्मक सॉरी मंडी और संरचना में मात्रात्मक सुधार के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत में वर्तमान में अगर हम क्या देख रहे हैं कि कृषि विपणन परिदृश्य को देखते हुए देश के काफी सारे जो हिस्से हैं उसमें मंडियों के घनत्व में वृद्धि के साथ साथ मंडी बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने और न्यूनतम समर्थन प्रणाली को ज्यादा क्षेत्रों और फसलों तक विस्तृत करने के ऊपर विशेष बल देने की बात की जा रही है। इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं कि इस दिशा में अपेक्षित सुधार लाने के लिए मंडी कर के रूप में प्राप्त राजस्व का प्रयोग जो है व्यवस्थित रूप से करके पुनः एपीएमसी में निवेश के लिए किए जाने की बात की जा रही है, ताकि कृषि बाजार और संरचना को और भी मजबूत बनाया जा सके। ठीक है, और इसमें हमने क्या देखा, इस संदर्भ में पंजाब मंडी बोर्ड का उदाहरण जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा उदाहरण है, जिसमें राजस्व का उपयोग जो है वो आपके ग्रामीण सड़कों के निर्माण, चिकित्सा और पशु चिकित्सा औषधालय चलाने, पीने के पानी की आपूर्ति, स्वच्छता में सुधार, ग्रामीण विद्युतीकरण के विस्तार और आपदाओं के दौरान किसानों को राहत प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही मंडी और संरचनात्मक में गुणात्मक सुधार की जो बात की जा रही है उसमें क्या है, वर्तमान में न केवल मंडियों के बाहर मंडियों की संख्या में वृद्धि की जाने की आवश्यकता है, बल्कि बेहतर मंडियों की आवश्यकता है। इसके अलावा हम देखें दोस्तों, तो एपीएमसी के जो बड़े आंतरिक सुधार की आवश्यकता है, जिससे नए निवेशकों या व्यवसायों को प्रवेश के आसान बनाने के साथ साथ व्यापारियों की मिलीभगत को कम किया जा सके और मंडियों को राष्ट्रीय ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जा सके। कैसा लग रहा है दोस्तों ये टॉपिक, जरूर बताइए, अपने कमेंट्स भी करते रहिए। ठीक है,
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए दोस्तों, लाइक भी करते रहिए। अभी तक अनअकैडमिकल लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अनअकैडमिकल लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप लोग मुझे वहाँ सर्च कर लीजिए अनूप उपाध्याय नाम से, और मुझे फॉलो कर लीजिए। दूसरा, अनअकैडमी की जो फ्री क्लासेस है उसको देखने के लिए क्या कीजिए, आप अनूप 10 करके जो ये कोड है, इस कोड का आप यूज कीजिए, जिससे आपकी जो क्लासेस हैं वो आपको फ्री में मिलेंगी। और इसके अलावा सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप इस कोड को लीजिए, और इस कोड के माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो क्लासेस में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे गाइडेंस में आपको, और सिलेक्शन जो है मेरे गाइडेंस में जो है आपके चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों वो क्या है कि एपीएमसी में बड़े आंतरिक सुधारों की क्या है आवश्यकता है, जिससे क्या होगा कि नए निवेशक या व्यवसायी जो है के प्रवेश जो है वो और भी आसान हो जाएगा। साथ में ही क्या होगा कि जो व्यापारियों की मिली भगत है उसको कम किया जा सकता है, जिसको कि आपके मंडियों में ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो व्यापारिक हेतु एकीकृत राष्ट्रीय लाइसेंस की शुरुआत और बाजार शुल्क के लिए सिंगल पॉइंट लेवी की भी मंडियों के गुणात्मक सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम होगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो आकारिक मितव्यता में सुधार होगा, यानी कि निगमों के साथ किसानों के मोल भाव करने की शक्ति को तभी बदला जा सकता है जब कृषि के क्षेत्र में आकारिक मितव्यता में पर्याप्त वृद्धि की जाए, अर्थात किसान किसी को आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक बनाते हुए कृषि अवसंरचना तंत्र को और अधिक व्यापक बनाने की बात की जाएगी। ठीक है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों कि किसान उत्पादक संगठन यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। साथ में अगर हम बात करें दोस्तों तो भारतीय किसान विपणन सुधार के लिए भारत के कृषि बाजारों को सुधारत्री और बारबरा हैरिस व्हाइट से प्रेरणा ली जानी चाहिए, जिसके अनुसार विनियमित त्रुटिपूर्ण बाजारों की तुलना में गैर विनियमित त्रुटिपूर्ण बाजारों की समस्याओं में वृद्धि की संभावना अधिक है। तो ये रहा दोस्तों आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक, कैसा लगा जरूर बताइए। और इसी पे एक प्रश्न जो है मैं आपके लिए दे रहा हूँ कि हाल ही में सरकार के द्वारा लागू किए गए कृषि सुधार कानून के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों का व्यापक प्रदर्शन भारत में मंडी प्रणाली और इससे जुड़े सुधारों की गहन समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अपने उत्तर जो है वो आपको 250 शब्दों में लिखने हैं दोस्तों। तो ये आपके सामने प्रश्न है, इसके उत्तर 250 शब्दों में लिखकर आप लोग क्या कर दीजिए, ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि स्टेट पीएससी पे आना है। स्टेट पीएससी पे आकर आपको यूपी पीएससी सर्च करना है। यूपी पीएससी पे आने के बाद आपको प्लस प्लस के बाद गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपके सामने फी स्ट्रक्चर आ जाएगा। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, आप अपनी सुविधा के हिसाब से फी चूज कर लीजिए। मेरा सलाह होगा कि आप 24 मंथ या 12 मंथ का फी की तरफ चलिए। डिस्काउंट के लिए कोड आएगा नोट 10, इस कोड का यूज कीजिए। इसके बाद आप क्या कीजिए, डिस्काउंट लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। रेफरल कोड आपको क्या करना है, यूज करना है अनोप 10, और इस कोड के माध्यम से आपको 10% ऑफ मिलेगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर दोपहर 2 बजे, जहां हम लोग बात करेंगे कहाँ, ज्वालामुखी के बारे में। और ज्वालामुखी के बारे में और डिटेल में देखेंगे दोस्तों। तो 2 बजे हमारी फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।